क्षमा करें, ये ऑन नहीं हो पाया था, तो अब हम दोबारा से शुरू करते हैं एक बार। चलो, मैं दोबारा से एक बार आपको बता दूं कि हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए, मुझे ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी कि माइक ऑन नहीं हुआ है। एक बार आपको बता देता हूं दोबारा से कि हम जो चर्चा कर रहे हैं 1952 के बाद जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था में जो बदलाव किए हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, वो किस प्रकार से हमारे बदलाव हुए थे, किस किस का फेजेस का हमने सामना किया, कौन कौन से हमने प्रोटोकॉल्स लिए, क्या क्या हमने किया। और जो हमारा आज की जो क्लास का मुख्य उद्देश्य है वो चुनाव को लेकर है कि भाई चुनाव में या सरकारों में किस प्रकार से जो बदलाव हम देखने को मिलता है, उसके उसी पॉइंट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो अब मैं बता दूं आपको कि 15 अगस्त 1947 तक, 1947 से 1952 तक, जब तक हमारा आम चुनाव नहीं हुआ तब तक जो हमारी संविधान सभा थी, इस संविधान सभा ने क्या काम किया था, ये अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी। अभी अंतरिम सरकार किसको बोलते हैं? तो अंतरिम सरकार वो होती है जो परमानेंट सरकार के पहले जो काम करे, यानी कि जब तक कोई परमानेंट सरकार ना बने तब तक जो कार्यभार को, जो कार्यपालिका के कार्यों को करे, उसको अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार की जो जिम्मेवारी दी गई थी वो संविधान सभा को दी गई थी। तो संविधान सभा ही 1952 तक अंतरिम सरकार के रूप में हमारी, या एक सदस्यीय संसद के रूप में, यू भी कह सकते, एक सदस्यीय संसद के रूप में भी कार्य किया था किसने? अपनी संविधान सभा ने। अब इस संविधान सभा ने, संविधान जब अपना 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और सभी संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर लगभग हस्ताक्षर कर दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। अब उसके बाद 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि हमारा संविधान जो है वो भारत देश के लोगों के लिए, यानी भारत देश के लिए लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 394 के तहत भारत देश का जो संविधान है उसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950। अब बात यह थी कि हमें क्या करवाने हैं? इलेक्शन, क्योंकि लोकतंत्र जो हम बोलते हैं, तो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जनता का जनता के द्वारा चुना गया शासन, लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन बोलते हैं। लोकतंत्र हमने जब इसको अडॉप्ट किया तो हमें सरकार जनता के द्वारा चुननी थी, तो जनता के द्वारा सरकार चुनी थी, उसका चुनाव होना था। तो चुनाव करवाने के लिए कमीशन बनाया गया, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, जिसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को हुआ। अब इसके चुनाव जो आयुक्त थे उसको बनाया गया सुकुमार सेन। किसको बनाया गया था? सुकुमार सेन। तो याद रखना, जब 1950 में जब चुनाव आयोग बना तो ये एक सदस्यीय आयोग था। क्या था? एक सदस्यीय आयोग था। वर्तमान में अगर हम बात करते तो वर्तमान में जो हमारा चुनाव आयोग है वो त्रिसदस्यीय आयोग है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भाई इसको त्रिसदस्यीय कब बनाया गया, क्या कारण रहे थे, क्यों बनाया गया। 1950 में एक सदस्यीय आयोग जिसके अध्यक्ष थे, या उसके सदस्य भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सुकुमार सेन साहब को बनाया गया। अब मोटे तौर पर यह बात आपको या हम सबको याद रखनी चाहिए कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा, जब संविधान सभा में सभी पार्टियों, बहुत सारी पार्टियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन संविधान सभा में जो बहुमत था, संविधान सभा में जो बहुमत था, वो बहुमत किसके पास था? कांग्रेस के पास था। और इसी के लिए एक स्टेटमेंट आता है, बड़ा ही तगड़ा स्टेटमेंट है ग्रेनविल ऑस्टिन का। एक ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी एक बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपनी बुक द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी द कॉन्स्टिट्यूशन बुक में लिखा है कि कांग्रेस, कांग्रेस ही संविधान सभा थी। ठीक है, भारत ही कांग्रेस थी, भारत ही
कांग्रेस थी। ठीक है, कांग्रेस ही संविधान सभा थी और भारतीय कांग्रेस, या बहुत सारी किताबों में लिखा है कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। ये किसने कहा था? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, कि जो एक ब्रिटिश थे, जो एक ब्रिटेन के थे, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा बहुमत किसका था? कांग्रेस के पास था। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कांग्रेस के थे, बड़े बड़े नामों में भी बहुत सारे अलग अलग, जैसे अलग अलग पार्टियों से आए थे। जैसे कि बात करें कि भीमराव अंबेडकर साहब थे, वो अनुसूचित संघ से थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये हिंदू जनसंघ से थे, जिसको बाद में जनता दल के नाम से, जनसंघ के नाम से भी जाना गया था। हिंदू सभा से थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये सारे बड़े बड़े नाम अलग अलग पार्टियों से भी आए थे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जो अनुसूचित संघ से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे हिंदू जनसंघ से थे। तो बड़े बड़े नाम भी अलग अलग पार्टियों से निकल कर आते हैं। लेकिन बात करें कि बहुमत किसका था, तो बहुमत सबसे ज्यादा रहा था किसका? कांग्रेस पार्टी का ही रहा था। इसी वजह से ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कांग्रेस ही संविधान सभा थी, भारत ही कांग्रेस थी। अब बात करते हैं कि भाई अपने आम चुनाव की, भाई आम चुनाव किस प्रकार से, पहले आम चुनाव शुरू हुए तो 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव हुए। पहले आम चुनाव कब? 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव हुए, जिसकी शुरुआत फरवरी 1951 कब हुई थी? फरवरी 1951 में शुरू हुए और अक्टूबर, यहां पे माफी चाहता हूं मैं, अक्टूबर 1951 में शुरू हुए और फैब 1952 में प्रथम आम चुनावों का अंतिम चरण हुआ। प्रथम आम चुनाव का अंतिम चरण, यानी क्या पूछे कि भारत में पहले आम चुनाव कब हुए, तो 1951-52 में भारत के प्रथम आम चुनाव संपन्न हो गए थे। अब बात यह है कि 1951-52 में आम चुनाव में होने के बाद बहुमत में जो आया, तो ये आम चुनाव होने कैसे थे, उससे पहले एक नजर मैं आपको यहां पे बताऊं कि जो चुनाव किस किस के करवाने थे। बड़ा ही एक रोचक तथ्य भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। तो जो अपने चुनाव बेसिकली यहां पर करवाने थे, एक तो अपना होना था चुनाव किसका? लोकसभा। एक चुनाव होना था अपना राज्यसभा का, राज्यसभा। एक होना था अपना प्रेसिडेंट का। एक चुनाव होना था अपना वाइस प्रेसिडेंट का। एक चुनाव होना था अपना विधानसभा का। एक चुनाव होना था अपना विधान परिषद का। याद रखना, जो स्थानीय चुनाव है, स्थानीय चुनाव उस समय अपने प्रचलित में नहीं थे, क्योंकि उस समय अपने जो पंचायती राज है या नगर निकाय है, इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। राज्यों के ऊपर डिपेंड था, जैसे कि बहुत सारे देशोों में होता भी है कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार इनका नियमों में बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद हम सब जानते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1993-94 के तहत संवैधानिक दर्जा इनको दिया गया पंचायती राज को, और जो अपना नगर निकाय है, नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी हो, तो उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत देश ऐसा देश है जो बहुत कम देशों में ऐसा है जिन्होंने अपने संविधान में पंचायती राज के लिए या स्थानीय चुनाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स वहां पर बना रखे। हालांकि आज भी हम देखें तो ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोटी मोटी बातें इन्होंने अब भी अपने संविधान में लिखकर उनको दे दिया कि भाई अब अपने हिसाब से इसमें चेंजमेंट या जो भी अपने नियम के अनुसार आप कर सकते हो। जैसे कि 5वीं अनुसूची में जितने भी राज्य हैं उनके लिए ये पंचायती राज का कुछ अलग नियम है। किसी राज्य में हम देखते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज है, किसी राज्य में द्विस्तरीय पंचायती राज है। तो ये अपने मोटी मोटी बातें यूं कह सकते हैं कि 73 और 74वें संविधान संशोधन में मोटी मोटी बातें इन्होंने लिख दिया, और उसके बाद ये राज्यों के ऊपर ये चुनाव हो गया। तो उस समय स्थानीय चुनाव की चर्चा हम नहीं करेंगे।
तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई अपने को जो चुनाव करवाना था लोकसभा, अब लोकसभा का जो चुनाव था ये कैसे होना था? प्रत्यक्ष। ठीक है, ये पहले डिसाइड हो गया। राज्यसभा ये चुनाव कैसे होना था? अप्रत्यक्ष। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होना था? ये भी अप्रत्यक्ष। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी कैसे होना था? ये भी अप्रत्यक्ष। कैसे होना था? अप्रत्यक्ष। ये विधानसभा का ये प्रत्यक्ष होता। कैसे होना था? प्रत्यक्ष। ये कैसे होना था? ये भी अप्रत्यक्ष। चलो ठीक है, यानी कि अगर हम चुनाव की प्रणाली को अगर आज के भारत में हम देखते हैं तो भारत में आज के दिन जो चुनाव होते हैं वो दो प्रणालियों में, एक प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव में अंतर क्या है तो वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि ऐसे चुनाव जिसमें भारत के वयस्क मताधिकार हिस्सा लेते हों, वो जो चुनाव होगा वो हमारा प्रत्यक्ष चुनाव होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और जिस चुनाव में प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकारों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिस चुनाव में हिस्सा लेते हैं वो चुनाव कैसा कहलाएगा? अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का, और राज्यसभा सदस्यों का चुनाव या विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव होता है हमारा कौन सा? लोकसभा का होता है और विधानसभा का होता है। वर्तमान में हम ये स्थानीय चुनाव को भी देखते हैं कि जो कि आज हम इसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में करेंगे, जब 73-74 संविधान संशोधन की बात आएगी तब उसमें चर्चा करेंगे। यह भी हमारा कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये करवाया जाता है। ठीक है, अब लोकसभा का जो चुनाव करना था तो लोकसभा चुनाव करने के लिए एक बिल्कुल क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि 21 वर्ष, क्या डिसाइड कर दिया गया? 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष, यू बोले तो अच्छा रहेगा, कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र के भारतीय नागरिक मतदान में हिस्सा लेंगे। कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र के जो लोग हैं वो ही चुनाव में, प्रत्यक्ष चुनाव में हिस्सा लेंगे। बाद में अप्रत्यक्ष चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव में तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जो होंगे वो ही हिस्सा लेंगे। तो यानी कि जो वयस्क मताधिकारों की उम्र है वो डिसाइड कितनी कर दी गई थी? 21 वर्ष कर दी गई, जिसको बाद में 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसको क्या कर दिया गया था? चेंज कर दिया, जो वर्तमान में अपने आर्टिकल 326 में है कि वयस्क मताधिकारों की उम्र कम से कम कितनी होगी? 18 वर्ष होगी, जो कि आर्टिकल 326 में पहले कितने लिखी गई थी? 21 वर्ष यहां पर लिखी गई थी। क्लियर हो गया यहां तक? चलो ठीक है ना। अब यहां पर चुनाव हुआ लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रत्यक्ष रूप से हुआ, 499 सीटों पर हुआ, और जो बहुमत में आई, जो बहुमत में सरकार बनी थी वो किसकी बनी थी? वो बनी थी कांग्रेस की। बहुमत में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की, जिसके प्राइम मिनिस्टर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। JL नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। यानी कि बहुमत में सरकार आई, और सरकार आते ही जो बहुमत में सरकार बना पाई वो कांग्रेस बना पाई, और प्रधानमंत्री बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अधिकांश जो विधानसभा की जो सीटें थी उसमें भी किसकी बहुमत रहा था? उसमें भी कांग्रेस ही, जो अपने राज्यों में जो सरकार बनाई, सिर्फ 7 राज्य उस समय हुआ करते थे, 7 राज्यों में भी सरकार बनाने में सक्षम हुई कौन? अपनी कांग्रेस ही हुई। लगभग 6 से ज्यादा राज्यों में, लगभग 6 राज्यों में, ज्यादा से 7 राज्य थी, 6 राज्यों में जो सरकार बनी थी वो किसकी बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, ये रहा था जो पहला आम चुनाव का जो नतीजा था, यानी कि कांग्रेस फिर से अपने यहां पर बहुमत में आई थी, जो कि संविधान सभा से चलता आ रहा था।
अब क्या हुआ कि 1953 में एक आयोग बनाया गया, कौन सा? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग। उससे पहले मैं आपको यहां पे एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और विधानसभा और विधान परिषद के लिए, पर लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा का अप्रत्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट का अप्रत्यक्ष, विधान परिषद का विधान वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष, विधानसभा का प्रत्यक्ष और विधान परिषद का अप्रत्यक्ष होता है। लोकसभा का प्रत्यक्ष हो गया, कांग्रेस आ गई। अभी अप्रत्यक्ष राज्यसभा के जो चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा। अब विधान परिषद के सदस्यों ने राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करना है, विधान परिषद ने चुनाव किया। राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। अब एक मुद्दा सबसे बड़ा यहां पर देखने को मिलेगा कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है वो हर 2 साल के पैरेलल में होता है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो सबके सामने यह था कि भाई राज्यसभा का हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अभी हम 1/3 सदस्यों का चुनाव करें, अगले 2 साल बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव करें, अगले 2 साल बाद फिर से 1/3 सदस्यों का चुनाव करें, जो कि 1957 में फिर से साइकिल घूम जाएगी ऐसे ही। और एक सुझाव यह दिया गया संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा कि हम सभी सदस्यों का चुनाव एक बार कर ले, लेकिन 1/3 सदस्यों को 2 साल बाद हम क्या कर देंगे? रिटायरमेंट कर देंगे। फिर 1/3 सदस्यों को हम 4 साल बाद रिटायरमेंट कर देंगे, और फिर 1/3 सदस्यों को हम 6 साल बाद रिटायर कर देंगे, यानी कि वही रिसाइकल फिर से ओपन हो जाएगी और फिर से हम चुनाव कर देंगे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसी को कहा कि भाई सारे सदस्यों को एक साथ चुनाव कर लिया जाए, और उसको 1/3 सदस्य 2 साल बाद, 1/3 सदस्य 4 साल बाद और 1/3 सदस्य 6 साल बाद हम क्या कर देंगे? रिटायरमेंट दे देंगे, इनको रिटायर कर देंगे। बाकी हालांकि बाद में भी इनको उन्हीं सदस्यों को दोबारा से चुन लिया गया, ताकि इनके साथ जो 2 साल के कार्यकाल में जो रिटायर हुए उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। 1957 में उन्हीं को दोबारा से चुनकर विधानसभा में राज्यसभा में बैठा दिया गया था। एक तो ये सुझाव आया था और इस वजह से, ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सभी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। भाई लोकसभा का चुनाव हो गया, और मार्च महीने में जैसे फरवरी में हो, तो फरवरी में इनका चुनाव कंप्लीट हुआ लोकसभा विधानसभा का, और मार्च महीने में राज्यसभा का। 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हो गया। राज्यसभा का गठन होने के बाद मई 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और 13 मई 1952 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल शुरू हो गया, और उसी के साथ अपने भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कंप्लीट कर लिया गया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेते हैं? केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिसमें मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों हिस्सा लेते हैं, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे करके जो हमारा 1952 का जो पहला चुनाव था वो लगभग हमारा क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। अब यहां पर क्या हुआ? अब देखने को अपने को मिलता है कि 1953 में एक आयोग बना, कौन सा? फजल अली आयोग। अब इस फजल अली आयोग का काम क्या था? राज्यों का पुनर्गठन। इसके लिए बनाया गया था। तो फजल अली आयोग का कार्य जो था वो राज्यों का पुनर्गठन था, राज्यों का पुनर्गठन। अभी सिर्फ 7 राज्य थे, राज्यों का पुनर्गठन था। और इसी फजल अली आयोग की रिपोर्ट के बेसिस पे 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में।
तो इसी फजल अली आयोग की रिपोर्ट के 7वां संविधान संशोधन हुआ, और 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या भारत में 14 राज्य बनाए, 14 राज्य और 6 यूटी बने। यानी कि जो भारत का जो स्ट्रक्चर था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो राजनीतिक व्यवस्था एक बार फिर से चेंज होती हुई हमें यहां पर दिखती है। 1956 की बात है। और दूसरा आम चुनाव होना है कब? 5 साल में होगा भाई। आर्टिकल, लोकसभा के आर्टिकल 83 में और विधानसभा के आर्टिकल 172 में साफ साफ लिखा गया कि अगर समय से पहले लोकसभा भंग नहीं होती तो उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा। और वही आर्टिकल 172 में लिखा गया कि अगर समय से पहले भी राज्य की विधानसभा भंग नहीं होती तो उसका कार्यकाल कितना होगा? वो ही 5 साल का रहेगा। लेकिन अगर ये बीच में भंग हो जाती हैं तो ये कार्यकाल दोबारा से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यानी कि वो जितना बचा हुआ कार्यकाल कंप्लीट ना करके अपना खुद का 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट करे। तो भाई 1952 में चुनाव हुआ तो 52, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक है ना। यानी कि अगला आम चुनाव कब होना अपना? 1957 में। और 1957 में आम चुनाव बिल्कुल वैसे के वैसे आम चुनाव अपने हुए। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो कि सामान्यतः अपने 5 साल कंप्लीट कर दिए थे उन्होंने, ठीक है। अब 1900 दिक्कत, अब हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं ये राजनीतिक व्यवस्था को, 1952 से 1967 तक, ठीक है। अभी 1952 से 1967 तक की हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि चुनाव किस प्रकार से थे। 1957 में चुनाव हुए, फिर से सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। प्राइम मिनिस्टर कौन बने? जवाहरलाल नेहरू बने, ठीक है। प्रेसिडेंट अपने फिर से रिपीट करवा दिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट भी अपने रिपीट हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रधानमंत्री भी अपने रिपीट हो गए, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन दिक्कत क्या हुई? दिक्कत होती है 1959 में, 1969 में, सो 1959 में, 1959 में। 1959 में क्या हुआ कि 356 आर्टिकल, जो 356 का क्या कर दिया गया? दुरुपयोग। क्या हो गया? 356 का दुरुपयोग हो गया। और 356 का दुरुपयोग कहां पर हुआ? केरल में। इसका प्रयोग तो पहले हो चुका था। 1951 में पंजाब में आर्टिकल 356 के तहत पंजाब में आपातकाल लगा दिया, लेकिन वो उसका आंतरिक मामला था। लेकिन इंदिरा गांधी के कहने पर केरल में 1956 में बिना किसी क्राइसिस के लिए आर्टिकल 356 का दुरुपयोग कर दिया गया। और 1959 में और 1956 में जो एक केरल एक राज्य बना था, जिसकी 1957 में सरकार बनी थी, भाई इसके कायदे के हिसाब से जो केरल का 1957 के बाद जो इलेक्शन होना था वो 1962 में होना था। ये 1959 में इसका जो चुनाव था या इसकी सरकार थी वो गिरा दी गई। तो अब इसका जो कार्यकाल होगा वो 1900, जब भी अगला चुनाव होगा उसके बाद, यानी कि 5 साल का होगा। तो ये यहां से जो इसकी अपनी जो इलेक्शन की जो साइकिल थी वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गई। पहले केरल में हुआ, 1962 में दूसरा हमारा यहां पर होता है। 1962 में अपना तीसरा आम चुनाव हुआ। और तीसरे आम चुनाव से बिल्कुल साथ भारत के साथ एक युद्ध होता है। किसका? चाइना का युद्ध हुआ। और भारत में क्या लग जाता है? आपातकाल। पहली बार 352 का यूज हुआ। आर्टिकल 352 के तहत क्या लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। आपातकाल की घोषणा हुई 1962 में। भारत के राष्ट्रपति चेंज हो गए, यानी कि अब भारत के राष्ट्रपति नहीं बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों चेंज हुए। भारत के राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत के उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को बनाया। 1962 में जो तीसरा आम चुनाव था, तीसरा आम चुनाव, अब इस तीसरे आम चुनाव में फिर से सरकार कौन सी बनी? किसकी?
कांग्रेस की। इसकी बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी, बहुत सारे भाई, जहां पर सेंटर की गवर्नमेंट में देखा जाता है भाई, सेंटर गवर्नमेंट में जहां पर जिसकी सरकार होगी, वैसे ही राज्यों में भी लगभग उन्हीं की सरकार बनती थी। ये अपने पहले चुनाव से ये लगभग क्लियर चल रहा था। तो अभी तक जो सिस्टम था वो पूरा बैलेंसिंग चल रहा था। हालांकि 1964 में जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तो 1964 में तो क्या कर दिया गया कि लाल बहादुर शास्त्री को बैठा दिया गया, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। वो देख, लोकसभा भंग होना और प्रधानमंत्री चेंज होना ये अलग अलग बातें हैं। अब कैसे लोकसभा, देखो लोकसभा भंग होने का एक तो बहुमत नहीं हो, मेजोरिटी नहीं हो। दूसरा, दल बदल, यानी कि दल बदल ज्यादा हो जाए, यानी कि उसी पार्टी के सदस्य छोड़ छोड़कर चले जाएं, दल बदल। तीसरा, प्रधानमंत्री चॉइस, प्राइम मिनिस्टर चॉइस हो जाए, यानी कि प्रधानमंत्री की इच्छा हो कि भाई अभी चुनाव करवाने जरूरी है, लोकसभा को भंग करवा दे। प्रधानमंत्री आर्टिकल 85 के तहत प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पहले भी भंग कर सकता है। तो इस कारण से हो सकता है। तो 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू साहब की मृत्यु होती है, तो प्रधानमंत्री चेंज हो गए, पार्टी वही रही, चुनाव नहीं, पार्टी वही रही, कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री बदल दिया गया लाल बहादुर शास्त्री साहब। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है और प्रधानमंत्री चेंज हो गए। कौन हो जाती है? इंदिरा गांधी। ये यहां तक चलता रहा, बैलेंसिंग चलता रहा। लेकिन दिक्कत आती है 1967 के चुनाव में। 1967 में क्या हुआ कि 1967 में चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री बनती है कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनी और इन्होंने सरकार बनाई थी साथ किसके? मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के साथ इन्होंने सरकार, मोरारजी देसाई इनकी सरकार में क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। 1967 में ही भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और भारत के राष्ट्रपति बने कौन? भारत के राष्ट्रपति बने कौन? जाकिर हुसैन। और भारत के उपराष्ट्रपति बने कौन? वी.वी. गिरी। भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने? वी.वी. गिरी साहब को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। अब क्या हुआ कि जो 1967 से इनका कार्यकाल कब होना है? 67 से 1967 से 1972 तक इनका नॉर्मली कार्यकाल होना है। लेकिन बीच में ही 1969 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कार्यकाल के बीच में क्या हो जाती है? मृत्यु। एक तो बीच में 1967 तक के चुनाव में क्राइसिस होने का एक कारण होगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। साथ में वी.वी. गिरी उपराष्ट्रपति पद से क्या कर देते हैं? त्यागपत्र। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो, तब यहां पर किसको बुलाया जाता है? तो यहां पर मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला जो उस समय क्या हुआ करते थे? चीफ जस्टिस। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला राष्ट्रपति के कार्यभार को संभाला और इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के मतभेद के कारण जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का भी क्या हो जाता है? विभाजन। कांग्रेस का भी क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और विभाजन कैसे हुआ? एक तो बनी कांग्रेस आर, जिसको लीड करती थी कौन? इंदिरा गांधी। और एक बनी थी कांग्रेस और जिसको लीड कर रहे थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हो गए, जगनारायण हो गए, यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने इसको क्या करना शुरू कर दिया? लीड। 1969 में। अब जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा विधानसभा का भंग होने का कारण, भंग होने के कारण में अगर हम देखते हैं, भंग के कारण अगर हम देखेंगे तो भंग होने के कारण दोनों ही बता देता हूं। ये अपनी लोकसभा का, ये अपनी विधानसभा का। एक तो होता पहला जो मुख्य कारण होगा बहुमत, मेजोरिटी का ना होना। दूसरा हमारा क्या होता है? दल बदल, दल बदल। तीसरा क्या होता है?
पीएम चॉइस, पीएम चॉइस। ऐसे ही एक बहुमत का नहीं होना, एक वो दल बदल, और एक सीएम चॉइस, सीएम चॉइस। और इसमें चौथा और आ जाता है भाई आर्टिकल 356 का प्रयोग, आर्टिकल 356 का प्रयोग करना, चाहे वो अच्छे तरीके से या गलत तरीके से आर्टिकल 356 का प्रयोग करके भी राज्य की सरकार को गिरा दिया जाए। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार में उनके पास ये अधिकार होता है कि वो आर्टिकल 356 का प्रयोग करके सरकार को गिरा देते हैं। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे चेंजमेंट कर दिए गए हैं। अब इतना आसान नहीं है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग कर लिया जाए। ये कर्नाटक के एक सीएम थे, अभी नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा, उनका केस आने के बाद बहुत सारे सीएम उनके साथ थे, तो उनका केस सुप्रीम कोर्ट है और 2003 के जजमेंट के बाद इसमें आर्टिकल 356 में इतने चेंजमेंट कर दिए गए थे कि अभी कोई भी केंद्र की सरकार अपनी मन मर्जी से आर्टिकल 356 का प्रयोग नहीं कर सकता। वैसे आर्टिकल 356 में लिख रखा कि राज्यपाल की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य में आपातकाल की राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल कर सकता है। अब तक की जो कि बहुत ज्यादा बार इसका प्रयोग हो चुका है। पहली बार 1951 में हुआ था और इसका दुरुपयोग 1959 में, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा है। ठीक है, अब यहां पर देखो 1959 में कांग्रेस के विभाजन के बाद 1970 में पीएम चॉइस के बेस पर इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को गिरा दिया। सरकार को भी समय से पहले चुनाव, वैसे 1967 में चुनाव 1972 में होना था, लेकिन 1970 में ही इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, गिरा दिया, सरकार को गिरवा दिया, भंग करवा दी। लोकसभा भंग होगी। पहली बार लोकसभा, जो कि चौथे नंबर की लोकसभा थी इस समय, चौथे नंबर की लोकसभा को क्या करवा दिया, भंग करवा दिया। पीएम चॉइस यहां पर चल गई। पीएम चॉइस अब भी चलती। पीएम चॉइस के बारे में आगे भी सरकारें समय से पहले नीचे आई हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पीएम चॉइस की इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार को गिरवा दिया और 1971 में क्या करवा दिया, चुनाव। अब जो 1972 में चुनाव होना था, अब वो कब हो गया, 1971 में हो गया, यानी कि एक साल पहले। राज्यों की विधानसभा का चुनाव उसी टाइम पे हो रहा है, लगातार पैरेलल में चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो अपनी केंद्र सरकार थी, लोकसभा थी, लोकसभा का कार्यकाल एक साल पहले चुनाव अब यहां पर हो गया है। अभी यहां पर एक साल पहले चुनाव होना था, तो 5 साल का कार्यकाल कब तक होगा इसका, 1976 में 5 साल कंप्लीट। लेकिन बीच में 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक विद्रोह के कारण क्या लगा दी, यहां पर आपातकाल लगवा दिया। और आपातकाल के दौरान ही हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया कि जो अपनी लोकसभा है और विधानसभा है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 6 वर्ष कर दिया था। यानी कि अब 1971 का जो आम चुनाव 1976 की बजाय कब होगा, 1977। यानी कि जो अपनी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव राजनीतिक व्यवस्था जो थी, जो 1952 में 5-5 साल के लिए चली थी, अब वो धीरे धीरे जो इसकी साइकिल थी वो डगमगाने लगी। 1977 में क्या हुआ कि 1975 की जो इमरजेंसी थी, इस इमरजेंसी में जनता इंदिरा गांधी से खफा हो गई, नाराज हुई। अब जैसे इंदिरा गांधी से नाराज हुई, तो आम चुनाव में इंदिरा गांधी 1977 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार, और बुरी तरह से हारने के बाद सरकार बनती है 1977 में किसकी, 1977 में सरकार बनती है किसकी, जनता पार्टी की। जनता पार्टी की सरकार बनी 1977 में। प्रधानमंत्री बनाया गया किसको, प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। बड़े बड़े नाम साथ आए, मोरारजी देसाई आई, जगनारायण साहब आए, जगनारायण, जो कि उस समय उप प्रधानमंत्री थे।
ठीक है, वो प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी ये विदेश मंत्री बने थे, ठीक है ना, ये क्या बने थे, ये विदेश मंत्री बने थे। उसके बाद अगर बात करें जिनको अभी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा आडवाणी, ये प्रसारण मंत्री बने थे, प्रसारण मंत्री बना गया लाल कृष्ण आडवाणी। और चौधरी चरण सिंह को कृषि मंत्री यहां पर बनाया गया था, ठीक है। तो ये 1977 का पहली बार यहां पर हुआ, और 1977 में ही भारत के राष्ट्रपति जो हुआ करते थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद, तो नहीं सॉरी फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद की भी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। जो सौभाग्यपूर्वक जो 1967 से 1972 से 77, तो यहां पर तो वापस 1977 में होना था, तो ये ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है कि दोबारा से 1977 में 77 से 82, 82 से 87, 87 से 92, ये 5 साल का वापस आएगा। लेकिन यहां पर डेट चेंज होगी कब, 25 जून। अब हमारा जब भी राष्ट्रपति चुनाव की शपथ लेता है तो वो कब लेता है, 25 जून को लेता है, 25 जून को। 25 जून 1977 को भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति और दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली थी। तो 1977 में उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री को कोई हानि नहीं हुई और बीच में उन्होंने अपना पद त्याग नहीं हुआ, किसी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं हुआ। तो ये तो प्रॉपर उसी हिसाब से चल रहा है। लेकिन दिक्कत कहां पर है, दिक्कत है अपनी सरकार में, यानी कि लोकसभा में। अब लोकसभा में यहां पर क्या हुआ कि 1977 में एक बड़ा फिर से 356 का दुरुपयोग हुआ। 356 का दुरुपयोग में क्या किया कि 7 राज्यों में से, जो समय 7 राज्यों में जिसकी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के 7 राज्यों में मोरारजी देसाई ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया कि भाई आपने सरकार का विश्वास खो दिया है और अब आप सरकार यहां पर आपके दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे। और 9 राज्यों में से, 7 से 9 राज्यों में से वापस सरकार बनी जनता पार्टी की। लगभग 6 से 7 राज्यों, 9 राज्यों में से 6 से 7 राज्यों में किसकी सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो उन राज्यों का भी ये बीच में गड़बड़ाहट देखने को मिलती है। जब 1967 में क्राइसिस हुआ तो 1969 में दिक्कत हुई थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत अगर हम देखें तो हरियाणा जब 1966 में नया राज्य बना था, तो 1966 में 1969 तक 3 बार ये राज्य अपनी 3 बार नई विधानसभा बना चुका था। तो वहां पर उस समय एक डायलॉग भी चला था, आया राम गया राम, आया राम गया राम। एक गया राम के व्यक्ति थे जो कि विधायक हुआ करते थे हरियाणा के होडल से, होडल फरीदाबाद में पड़ता है। तो वहां के एक विधायक हुआ करते थे। तो उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर 3 पार्टियां चेंज कर दी थी। तब एक डायलॉग हुआ था, आया राम गया राम, आया राम गया राम का, यानी कि दल बदल का लगभग वहां पर ट्रेंड ज्यादा था, जिसको बाद में 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कुछ कड़े नियम लगाए, लेकिन उसमें भी कुछ लूप होल्स रह गए, जिसको 2003 में 91 संविधान संशोधन करके 2003 में जिनको कंट्रोल कर लिया गया था। अभी भी हैं लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जो उस समय हुआ करते थे, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो 1956 में फिर से ये दिक्कत होने लगी। दिक्कत हुई कांग्रेस के जिन 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जनता पार्टी ने वहीं से अपनी 356 का दुरुपयोग करके वहां से अपनी राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहा। 1979 में, जब 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई, यहां पर आ जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव आ गया। पहली बार किसी प्रधानमंत्री के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आया, यानी कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी थी, मेजोरिटी खो चुकी थी, और यहां पर फिर से क्या हुआ, इनको पद से हटा दिया गया।
1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह साहब को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया। और 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बनती है कौन? इंदिरा गांधी। फिर से प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, फिर से याद आती हैं। यानी कि 1977 में जनता का विश्वास खोने के बाद 1980 में फिर से आम चुनाव हुए और आम चुनाव में फिर से कांग्रेस बड़े दबदबे के साथ, बड़ी ताकत के साथ सत्ता में आती है। और अनफॉर्चुनेटली 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की क्या कर दी जाती है? इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। 1980 से सरकार अगर चलाएं हम तो कब तक चलेगी? 5 साल, 1985 तक। लेकिन प्रधानमंत्री 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद प्रधानमंत्री बनाए गए इन्हीं के सुपुत्र राजीव गांधी को, और राजीव गांधी को लगा कि अच्छा मौका है, हम फिर से सरकार बना सकते हैं। तो उन्होंने पीएम चॉइस के बेस पर समय से पहले, यानी कि 1 साल, लगभग कुछ महीने बोले लेकिन उसमें 1 साल ही चेंज हो जाता है, 1 साल पहले वहां पर चुनाव करवाने की, लोकसभा को भंग करवाने की घोषणा कर दी। 1984 में फिर से चुनाव हुए और फिर से कांग्रेस आई, और इस बार 1984 से 1989 तक जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे वो कौन रहे थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी को यहां पर क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि 1 साल पहले, समय से पहले यहां पर क्या कर दिया गया था? चुनाव करवा दिया गया। अब इसी बीच जब ये क्राइसिस हो रहा था, ये बदलाव किया जा रहा था, तो 1982 में इलेक्शन कमीशन जो अपना है, इस इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट की कि भारत की राजनीतिक जो व्यवस्था, चुनावी राजनीतिक जो व्यवस्था है, इसमें बड़ा क्राइसिस हो चुका है, बदलाव हो चुका है। अब इसमें संवैधानिक रूप से इसमें दोबारा से बदलाव करना अनिवार्य है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजीव गांधी ने क्या बदलाव किया कि दल बदल जो कानून था, इस दल बदल कानून को क्या कर दिया गया? थोड़ा कठोर बना दिया गया। यह इलेक्शन कमीशन का ही सुझाव था। 1999 में भी सुझाव आया, 1993 में भी हम सुझाव देखने को मिलते हैं। ये सारे सुझाव दिए गए, लेकिन धीरे धीरे इसमें चेंजमेंट आना बाद में आना शुरू हुआ। लेकिन यूं कह सकते हैं कि 1977 से लेकर 1999 तक का जो ये समय था, ये ऐसा समय था कि किसी भी सरकार के पास अपना पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार के पास नहीं होता था। कोई भी सरकार के पास अपना बहुमत नहीं था। 1989 तक अच्छी खासी सरकार चलाई, और 1989 के बाद चाहे हम वीपी सिंह की सरकार देख लें जो कि राजीव गांधी के विपरीत बनी थी, या चंद्रशेखर राव की सरकार को हम देख लें जो कि राजीव गांधी के समर्थन से बनी थी। अब इन दोनों को देखें तो इनके बीच क्या हो गया? ये सरकार 1989 के बाद 1991 तक, यानी कि 2 साल तक फिर से सरकार चल पाई, जिसमें प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने और दोबारा प्रधानमंत्री चंद्रशेखर राव बने। 1991 में फिर से राजीव गांधी ने अपनी समर्थन वापस लिया और आम चुनाव, यानी कि सरकार के पास फिर से बहुमत नहीं रह पाया। अब सरकार के पास बहुमत नहीं रह पाया तो इसके बाद 1991 में फिर से क्या होते हैं? चुनाव होने वाले हैं। लेकिन चुनाव से बिल्कुल पहले राजीव गांधी की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद कांग्रेस को सिंपैथी मिली, सहानुभूति मिली, और सहानुभूति मिलने के बाद फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी कौन? कांग्रेस। और 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री बन रहे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, जो कि आंध्र प्रदेश के क्या थे?
आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके थे पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया, जिनके वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। इनके वित्त मंत्री रहे थे कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके क्या रहे थे? वित्त मंत्री रहे थे। और इसी 1992 में विकेंद्रीकरण नीति भी आई। विकेंद्रीकरण की नीति लाने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 1992 में। तो यह भी एक बड़ा बदलाव हुआ था 1992 में विकेंद्रीकरण। 1992 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चली, लेकिन 1996 में फिर से चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री बने कौन? अटल बिहारी। अटल बिहारी कितने दिन के लिए? मात्र 13 दिन की सरकार बनाने में, 13 से फिर 19 दिन की, 16 मई से 1 जून तक, 16 मई से 1 जून तक ये सरकार बनाने में समर्थन रहे और बाद में इनकी हटा दिया गया विश्वास। फिर प्रधानमंत्री बनते 1996 में ही कौन? एचडी देवगौड़ा साहब। 1997 में प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? इंद्र कुमार गुजराल। कौन बने? इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। यानी कि हम इसमें देखते हैं बीच में तो क्या बीच में क्राइसिस हुआ और 1998 में फिर से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जब 1999 में एक वोट से अटल बिहारी सरकार को गिरा दिया गया था और 1999 में फिर से चुनाव हुआ। 1999 से देखेंगे हम, 1999 से अब तक यानी कि 2024 तक जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये लगातार सुधरता आ रहा है। 2003 में भी इसकी कोशिश की गई और 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी ने कोशिश की कि भाई हम जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको दोबारा से, यानी कि एक राज्य एक देश एक चुनाव का सुझाव देते हैं, जिसका समर्थन कांग्रेस ने भी किया, क्योंकि उस समय कांग्रेस के जो विपक्ष में थे वो प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने इसका विरोध किया, थोड़ी बहुत नाराजगी जताई, लेकिन इनके समर्थन में थे, है ना, इनके समर्थन में, लेकिन कुछ एक मुद्दों के ऊपर उनकी नाराजगी थी, समर्थन में ठीक है भाई ऐसा करेंगे। अगर आप देखते हैं कि 2014 में जब बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र निकाला तो उस घोषणा पत्र में भी यही सुझाव दिया था कि भाई हम एक राष्ट्र एक चुनाव को वापस लेकर आएंगे, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि अभी समय का थोड़ा सा कमी होने के कारण हम पूरी डिटेल में नहीं जा पा रहे, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप तक जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो बात पहुंचा सकूं। 2014 में भी देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य रहा था बीजेपी का कि भाई क्या होगा, हम एक राष्ट्र एक चुनाव करेंगे। 2018 में बीजेपी ने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए थे। 2019 का चुनाव हुआ, नहीं हो पाए। 2024 के भी अभी चुनाव होने वाले, इसमें भी इससे पहले भी ये बात उठी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पे साफ मना कर दिया। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये जो बताने को जो दिक्कत होती है, तो दिक्कत ये बताते हैं इसमें कि भाई एक तो जो एक लीडर होगा उसमें जो आम जनता होती है या जो छोटे मुद्दे होते हैं वो छोटे मुद्दे दब जाएंगे। अगर समय मिला तो इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, इसके क्या लूफोल्स हो सकते हैं, क्या इसके सुझाव हो सकते हैं, क्या इसके पक्ष में क्या इसके विपक्ष में है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा चुनावी मुद्दा जो रहा था, जो राजनीतिक चुनावी व्यवस्था जो रही थी, वो राजनीतिक चुनाव व्यवस्था धीरे धीरे इस तरीके से हमारी गड़बड़ होती दिखी। और अभी जो हमारा चुनाव होने वाला है अप्रैल मई में, इसके बाद हो सकता है कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव का जो अभी अपने जो साइकिल है, क्योंकि राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान ने अभी कुछ महीने पहले, 6 महीने पहले, ज्यादा 4-5-6 महीने पहले विधानसभा के चुनाव के, और 6 महीने बाद हम क्या कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव कर रहे हैं। तो एक एसवाई कुरैशी उनका एक प्रारूप आया था, तो एसवाई कुरैशी ने अपने प्रारूप में कहा कि भारत में पिछले 30 सालों से अगर हम डाटा देखें तो पिछले 30 सालों से भारत में हर रोज चुनाव होते हैं।
लोग इसमें खर्चा आता है, हालांकि उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में इतना खर्चा होना जरूरी है, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान भी है। क्या है वो, एक बार मैं फिर से आपके बीच में आऊंगा, और जो भी सर मुझे देख रहे हैं, अगर आप इससे जब भी अगर आपको पसंद आई वीडियो, तो अगर आप इंटरव्यू लेना चाहें तो मैं उसमें आपको बिल्कुल, आप इस चीज से मेरा इंटरव्यू कर सकते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।